हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक बहुत ज्यादा ट्विस्टेड स्टोरी भी है। तो सीधे शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। ये घटना है 23 जनवरी 1897 की, जबकि एक ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार जिसका नाम था इरेस्मस शू, वो अपनी दुकान बंद करने की तैयारी में था। ये वेस्ट वर्जीनिया के एक रूरल इलाके में रहा करता था। अब इरेस्मस अपने 11 ईयर्स ओल्ड हेल्पर को आवाज देता है, जो कि भट्टी के या हम कह सकते हैं कि दुकान के पीछे क्लीनिंग में बिजी था। उस दिन इरेस्मस का ये प्रोग्राम था कि वो अपने घर जल्दी जाएगा, लेकिन लास्ट मिनट पर एक ऑर्डर आ गया था हॉर्स शूज के लिए, यानी कि जो घोड़े की नाल होती है उसको बनाने के लिए कुछ अर्जेंट ऑर्डर आ गया था। अब इरेस्मस को पता था कि एक अर्जेंट ऑर्डर है, इसको बनाना जरूरी है और यहां से अब जाने में उसको देर होने वाली है। तो अब इसने अपने हेल्पर को आवाज देकर बुलाया। उसने कहा कि तुम मेरे घर जाओ और मेरी वहां पर वाइफ होगी जोना, उसको बता दो कि आज मैं लेट हो जाऊंगा। उसने अपने हेल्पर से कहा कि तुम मेरे घर जाना, जोना को ये तो बता ही देना कि मैं लेट हो जाऊंगा, लेकिन साथ ही अगर जोना को किसी मदद की जरूरत हो, किसी सामान की जरूरत हो या घर के किसी काम में तुम्हारे हेल्प की जरूरत हो तो उसको जाकर हेल्प करो। अब यहां से उसने हेल्पर को अपने घर भेज दिया था। वो अपनी जो भट्टी की फायर थी उसको पोक कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अपने काम में नहीं लग रहा था। वो बस ये जानना चाहता था कि उसकी वाइफ जोना ठीक है या नहीं है, क्योंकि इसकी जो वाइफ थी वो इस समय प्रेग्नेंट थी। जोना और इरेस्मस की शादी करीब 2 महीने पहले हुई थी। जोना एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी। उसके डार्क हेयर थे, उसकी डार्क आईज थी और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा था। वो 23 ईयर्स ओल्ड थी। जोना एक बहुत ही फ्री स्पिरिट वाली लड़की थी। वो एक फार्म में पली बड़ी थी, एकदम फ्री रही थी और कभी भी अपने घर से दूर नहीं रही थी। इधर जो इरेस्मस था वो एक दूर के गांव में रहा करता था, एक छोटे से गांव में जिसका नाम था लिपसेज मिल। इसका ये जो गांव था ये एक नदी के पास था, माउंटेन के फुटी एरिया में ये मौजूद था। और जहां पर जोना रहा करती थी उसके घर के पास ही ये गांव था। जब किसी काम से एक बार इरेस्मस जोना के गांव की तरफ गया था, वहां पर उसकी जोना से मुलाकात हुई थी। इन दोनों ने ही एक दूसरे को नोटिस किया और जल्दी ही इनके बीच में रिलेशनशिप शुरू हो गया। जो इरेस्मस था वो जोना से हम कह सकते हैं कि कुछ साल बड़ा था। उसकी उम्र थी करीब 35 ईयर्स। वो काफी टॉल था, हैंडसम था, उसकी ब्लू आईज थी और हम कह सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी। इरेस्मस फिलहाल अपने गांव से दूर रहता था। वो एक रूरल टाउन में, जो कि जोना के गांव के पास ही था, वहां पर शिफ्ट हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे ब्लैक स्मिथ की शॉप खोलनी है तो वो वहां पर अच्छी चलेगी। अब जोना को तो इरेस्मस बहुत ज्यादा पसंद आया था। उसके लिए ये उसकी दुकान वगैरह होना, उसका ब्लैक स्मिथ होना एक बहुत ही अमेजिंग चीज थी, एक्साइटिंग चीज थी। लेकिन जो जोना की फैमिली थी, स्पेशली उसकी मदर, उनका नाम था मैरी, वो बिल्कुल भी इरेस्मस को पसंद नहीं करती थी। उनको जोना और इरेस्मस का आपस में मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें हम कह सकते हैं कि इरेस्मस पसंद नहीं आया था। लेकिन क्योंकि जो जोना थी वो बहुत ज्यादा जिद्दी थी और ये बात उसकी माँ मैरी को पता थी, इसलिए वो उसको रोक नहीं पाई। और उसके बाद इनकी मेल मुलाकात के सिर्फ 2 महीने के बाद जोना और इरेस्मस की शादी हो गई। इनकी शादी नवंबर में हुई थी और अभी जबकि मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ उस समय जनवरी का महीना चल रहा था। जोना और इरेस्मस की जब शादी हुई तो वो एक छोटे से घर में शिफ्ट कर गए, जहां पर इरेस्मस की ब्लैक स्मिथ की शॉप थी उसी के पास। जल्दी ही जोना प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इसके बारे में इरेस्मस बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। ये दोनों खुश तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन जोना को इस प्रेगनेंसी को लेकर काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। वो हर समय बीमार रहती थी, वो बहुत ज्यादा डल रहने लगी थी। और जिस डॉक्टर से ये लोग इलाज करा रहे थे, जब वो उसके पास दिखाने के लिए गए तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि कभी कभी प्रेगनेंसी में इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये फिलहाल प्रेगनेंसी की न्यूज को ब्रेक नहीं करेंगे और कुछ दिन बीत जाने देंगे। इसके बाद जनवरी का ये दिन आ गया था जिस दिन इरेस्मस अपनी शॉप में मौजूद है, हॉर्स शूज बना रहा है और जल्दी से काम खत्म करके अपने घर जाने के इंतजार में है। अब इरेस्मस यहाँ पर अपने काम पर लगा है और उसका जो 11 ईयर्स ओल्ड हेल्पर है वो इरेस्मस और जोना के घर पहुंच गया है। अब ये जो हेल्पर है ये गेट से अंदर जाता है। ये एक 2 स्टोरी होम था। वो फ्रंट डोर पर नॉक करता है, लेकिन जोना डोर आंसर नहीं करती, वो दरवाजा नहीं खोलती। अब हेल्पर को ये चीज थोड़ी सी ऑड लगती है, क्योंकि जोना हमेशा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती थी अगर कोई भी घर आता था और कभी भी दरवाजा खोलने में इतनी ज्यादा देर नहीं लगाती थी।
वो काफी देर तक नॉक करता रहा, वहां पर इंतजार करता रहा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था घर में कोई नहीं है। अब हेल्पर काफी देर तक तो खड़ा रहा, लेकिन जब उसे बहुत ज्यादा ऑड लगा तो उसने डोर नॉब को ट्राई किया और तब उसने पाया कि डोर अनलॉक्ड है। उसने दरवाजा खोला और सीधा अंदर चला गया। दरवाजा खुलने के साथ ही उसने ये भी नोटिस किया कि अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। कोई भी लाइट्स, यानी उस समय कैंडल्स वगैरह ही होती थी, वो कुछ भी ऑन नहीं था। और जबकि घर के बाहर अंधेरा होना काफी शुरू हो गया था, घर के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था और लाइट्स जलनी जरूरी थी। अब वो अंदर टहलता रहा, वो जोना को आवाज देता रहा, लेकिन वहां से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था। तभी अचानक घूमते घूमते हेल्पर एक कॉर्नर में गया। सीढ़ियों के नीचे उसने पाया कि वहां पर कोई पड़ा हुआ है। जब उसने पास जाकर देखा तो उसने पाया कि जोना वहां पर जमीन पर गिरी हुई थी और पूरी तरह से स्टिल थी। जोना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सीढ़ियों के नीचे आराम से सोई हुई है। अब ये देखकर हेल्पर को बहुत ज्यादा डर लगा। उसको पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो जोना के थोड़ा सा और नजदीक गया, ये देखने के लिए कि जोना क्या वाकई में वहां पर सो रही है। उसने जोना को कई बार नाम लेकर भी बुलाया, लेकिन जोना ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब हेल्पर बहुत ज्यादा घबरा गया, वो वहां से पलटा, वो भागता हुआ घर से बाहर निकला, अपने घर पहुंचा, अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। उसने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जोना है वो वहां पर मरी पड़ी है। अब उसकी माँ भी घबरा गई। उसने उस बच्चे से कहा कि तुम भागकर ब्लैक स्मिथ शॉप पर जाओ और इरेस्मस को बताओ कि सीधा अपने घर पहुंचे, और तब तक मैं एक डॉक्टर को बुलाती हूँ। अब हेल्पर की मदर ने वहां के लोकल डॉक्टर को बुलाया, वही डॉक्टर जो जोना का इलाज भी कर रहा था उसकी प्रेगनेंसी के दौरान। अब इरेस्मस भी तुरंत अपने घर पहुंच चुका था, लेकिन डॉक्टर को इसके घर आने में करीब 1 घंटा लग गया। जब डॉक्टर वहां पर पहुंचा तो तब तक वहां पर हेल्पर, हेल्पर की मदर, इरेस्मस, दूसरे नेबर्स, ये सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। अब जो बाकी लोग थे इरेस्मस के अलावा, वो तो नीचे वाले फ्लोर पर मौजूद थे। सब लोग डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो इरेस्मस था वो ऊपर वाले फ्लोर पर था, अपने मास्टर बेडरूम में था। अब डॉक्टर सीधा ऊपर मास्टर बेडरूम में पहुंचा। वो जैसे ही बेडरूम के अंदर घुसा तो उसने पाया कि जो जोना है उसको तब तक लोगों ने उठाकर बेड पर लिटा दिया था, और इरेस्मस जोना के पास ही बेड पर बैठा हुआ था, और उसने अपनी वाइफ जोना को अपनी बाहों में लिया हुआ था, एक तरह से अपनी गोद में लिटाया हुआ था, और लगातार उसके बालों को सहला रहा था, और साथ ही आगे पीछे रॉक भी कर रहा था, यानी कि आगे पीछे हिल रहा था, उसको अपनी गोद में लिए लिए, और बहुत ज्यादा रो रहा था। अब डॉक्टर को पता था कि इरेस्मस और जोना आपस में बहुत ज्यादा नजदीक थे, क्योंकि हमेशा साथ में ही उसके यहाँ आते थे, और अभी इनकी हाल ही में शादी हुई है, और ऊपर से जोना प्रेग्नेंट भी थी। इसलिए हो सकता है कि इरेस्मस पर काफी ज्यादा शौक लगा हो जोना की बीमारी का, उसको जो कुछ भी हुआ है उसका इरेस्मस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर भी ये देखकर काफी दुखी अंदर से महसूस कर रहा था, लेकिन उसे अपना जॉब करना ही था। वो जेंटली इन दोनों के पास चलता हुआ गया। उसने अपना हाथ इरेस्मस के कंधे पर रखा और उसने कहा कि मुझे अपनी वाइफ जोना का परीक्षण करने दो। इरेस्मस ने अपना सिर उठाकर डॉक्टर की तरफ देखा भी नहीं। वो लगातार रोता जा रहा था और आगे पीछे रॉक करता जा रहा था। साथ ही उसने जोना के हेयर को सहलाना भी जारी रखा। अब डॉक्टर ने थोड़ा सा जोर देकर कहा इरेस्मस को कि तुम जोना को छोड़ दो, उसे नीचे रखो, मुझे उसको चेक करना है। अब इरेस्मस को पता था कि उसे डॉक्टर की बात माननी ही है। वो उठा, उसने जेंटली जोना को उठाया और उसे बेड पर फ्लैट लिटा दिया, लेकिन जोना के पास से हटने से पहले उसने अच्छी तरीके से जोना के बालों को सेट कर दिया था। जोना के बाल जैसे वो खड़ी होती थी उस तरह से लगते थे हमेशा उसके कंधों पर, वैसे ही उसने अच्छी तरीके से सेट कर दिए थे। लेकिन इरेस्मस पूरी तरह से उस बेड के पास से नहीं हटा। वो बेड के पास नीचे ही जमीन पर बैठ गया। अपने हाथ से वो लगातार अपनी वाइफ के बालों को सहलाता जा रहा था और रोता जा रहा था। अब डॉक्टर ने जोना का एग्जामिनेशन करना शुरू कर दिया। डॉक्टर जोना के पैरों के पास जाकर खड़ा हो गया, वहां से उसको देखने लगा, उसके पेल्विस का निरीक्षण किया, उसकी हार्ट बीट वगैरह चेक की, और डॉक्टर तुरंत ही समझ गया था कि जोना अब तक मारी जा चुकी है। डॉक्टर को इस बात का यकीन था कि जोना प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के कारण मारी गई है, और ये बात डॉक्टर ने डिक्लेयर भी कर दी थी। अब जोना का फ्यूनरल अगले ही दिन रखा गया वहां की लोकल सिमेट्री में। अब इस पॉइंट पर सब लोगों को इस बात की खबर मिल चुकी थी कि जोना प्रेग्नेंट थी। अभी तक किसी को ये बात पता नहीं थी। उसके घर वालों को और सबको ये बात अब बता दी गई कि वो प्रेग्नेंट थी और इसी कारण से उसकी मौत हुई है।
अब उसके फ्यूनरल के दौरान वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, लेकिन सभी लोग इरास्मस को देख रहे थे, जो बहुत ज्यादा रो रहा था। हम कह सकते हैं कि छाती पीट पीट कर रो रहा था, यहां तक कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले रहा था। और जैसे ही जोना के कास्केट को जमीन के अंदर उतारा गया, इरास्मस ने एक स्कार्फ लिया, जो कि उसने बताया कि उसकी वाइफ का फेवरेट स्कार्फ था और वो हमेशा अपने साथ रखती थी। इरास्मस ने वो स्कार्फ अच्छी तरीके से जोना के गले में पहना दिया। वो चाहता था कि ये स्कार्फ उसके साथ मरने के बाद भी रहे। उसके बाद उसने जोना को अपने फाइनल गुड बाइज दिए। इसके बाद उसके ताबूत को बंद कर दिया गया और जमीन के नीचे अब दफनाने की तैयारी शुरू हो गई। अब जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे, वो इरास्मस की हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। मतलब उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि इरास्मस इतना ज्यादा प्यार करता था अपनी वाइफ से, इतनी ज्यादा किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक चीज लोगों को बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी, और वो थी जोना की मदर के रिएक्शन, यानी कि मैरी के रिएक्शंस। वो शेमलेसली इरास्मस को गुस्से में घूरे जा रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अपनी बेटी के मरने का इतना दुख है, जितना उसकी आंखों में इरास्मस के लिए नफरत दिख रही थी। जैसे ही ये फ्यूनरल पूरा हुआ, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, वो अपनी फाइनल रेस्पेक्ट देने के लिए अब मैरी और इरास्मस के पास एक एक करके जाने लगे, क्योंकि इसके बाद अब सबको वहां से चले जाना था। लेकिन मैरी ने किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं समझी। उसने सभी लोगों को इग्नोर किया और तुरंत ही फ्यूनरल के बाद वहां से चली गई। उसने इरास्मस से कोई भी बात नहीं की थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मैरी का बिहेवियर और ज्यादा बिजार होता जा रहा था। उसके पड़ोसी उससे मिलने के लिए आते थे, वो कभी उसको कंडोलेंसेस देने के लिए वहां पर आते थे, कभी खाना देने के लिए आते थे। वो मैरी को देखने आते थे कि ठीक से खाना खा रही है नहीं खा रही है। लेकिन मैरी किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलती थी। लोग दरवाजा नॉक करके वहां से चले जाते थे। और रात में लोगों को दिखता था कि जो मैरी है वो पूरी रात अपने बेडरूम में घूमती रहती है, जगी रहती है, क्योंकि पूरी रात उसके कमरे में कैंडल्स जलती रहती थी। कई लोगों ने यह भी देखा मोमबत्ती की रोशनी में कि वो बीच बीच में घुटनों के बल बैठ जाया करती थी, जमीन पर अपना सिर टिका दिया करती थी, जैसे कि प्रार्थना कर रही हो। कभी कभी मैरी अपने घर से बाहर भी निकलती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड बिहेवियर करती थी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड दिखती थी। लोग अगर उससे बात करने आते थे तो वो बात नहीं करती थी, आई कांटेक्ट भी नहीं करती थी, और बार बार पीछे देखती रहती थी, जैसे कि उसको किसी से डर लग रहा हो। कई बार नेबर्स उससे बात करने के लिए आए, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इधर जो मैरी जेन का हस्बैंड था, वो भी किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था, स्पेशली मैरी के बारे में। अब उनके नेबर्स ने यह भी नोटिस करना शुरू किया कि उसका जो हस्बैंड था वो बान में सोने लगा था, यानी कि बाड़े में सोने लगा था, जहां पर उनके जानवर रहा करते थे। अब धीरे धीरे जोना की डेथ को करीब 1 महीना बीत गया था। 21 फरवरी का दिन आया और उस दिन मैरी जेन सुबह सुबह तैयार होकर अपने घर से बाहर निकली। इस बार वो बिल्कुल भी डिसोरिएंटेड नहीं लग रही थी, बार बार पीछे मुड़ के नहीं देख रही थी कि जैसे उसे किसी से डर लग रहा हो। वो एकदम सीधा चल रही थी। वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी और उसको देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी पर्पस को लेकर आज घर से बाहर निकली है। वो सीधा लोकल प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में पहुंची। उसने दरवाजे को नॉक नहीं किया, बाहर वेट नहीं किया, बल्कि उसने सीधा प्रोसिक्यूटर के ऑफिस का दरवाजा खोला और ऑफिस के अंदर घुस गई। अब ये जो प्रोसिक्यूटर था ये भी लोकल ही था। उसको पता था कि मैरी आजकल बहुत ज्यादा ऑकवर्ड बिहेवियर कर रही है। कई हफ्तों से लोग इस बात की कंप्लेंट कर रहे थे, या कह सकते हैं कि नोटिस कर रहे थे। जैसे ही मैरी अंदर आई, वो थोड़ा सा मैरी को देखकर चौंक गया था, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा क्यूरियस भी था कि वो यहाँ पर क्यों आई है। उसने हैप्पीली उसका स्वागत किया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। अब मैरी ने सीधा उस प्रोसिक्यूटर को अपनी मरी हुई बेटी यानी कि जोना के बारे में एक अजीब सी कहानी बतानी शुरू की। जब ये बात शुरू शुरू में प्रोसिक्यूटर ने सुनी तो उसको ऐसा लगा कि शायद अपनी बेटी की मौत के कारण मैरी को सदमा लग गया है और वो थोड़ी सी पागल हो गई है। लेकिन जब 2 घंटे बीत गए और उसने मैरी की पूरी कहानी सुन ली, तो प्रोसिक्यूटर को लगने लगा कि शायद ये कहानी जो कि मैरी अपनी बेटी के बारे में सुना रही है वो सच भी हो सकती है। इस कहानी का कहीं ना कहीं सेंस निकल रहा था और उसके दिमाग में भी अब संदेह जन्म लेने लगा था। जब मैरी ने पूरी कहानी सुना ली, तब प्रोसिक्यूटर पूरी तरह से कन्विंस्ड हो चुका था कि मैरी जेन सब कुछ सच बोल रही है और कुछ ना कुछ अब उसे इस केस में करना पड़ेगा। तब इसने कहा कि ठीक है, हम जोना की लाश को कब्र खोदकर बाहर निकालेंगे। जब मैरी जेन वहां से अपने घर वापस लौट गई, तब प्रोसिक्यूटर तुरंत ही लोकल डॉक्टर के घर पहुंचा
वही डॉक्टर जिसने लास्ट में जोना का ट्रीटमेंट किया था, या हम कह सकते हैं कि उसका इंस्पेक्शन किया था। अब प्रोसिक्यूटर ने डॉक्टर को बताया कि हमें जोना की लाश जमीन से खोदकर बाहर निकालनी है और उसके बाद एक बार फिर से तुम उसका एग्जामिनेशन करोगे। डॉक्टर ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह गया। उसने कहा कि ये क्या चल रहा है, तुम क्या चाहते हो? तब प्रोसिक्यूटर ने जो कहानी मैरी ने उसको सुनाई थी वो सारी कहानी मैरी के सामने रिपीट की, और तब डॉक्टर भी राजी हो गया कि हाँ ठीक है, इस बात में सेंस है, हम ये काम जरूर करेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी कि 22 फरवरी के दिन एक टीम बुलाई गई मजदूरों की। वो शॉवल्स लेकर आए, उनके साथ प्रोसिक्यूटर और डॉक्टर भी मौजूद थे। वो उसी सिमेट्री में पहुंचे जहां पर जोना को दफनाया गया था। तुरंत ही उन्होंने खुदाई करनी शुरू की और फाइनली जोना का कास्केट उनको दिख गया। उसको उन्होंने बाहर निकाल लिया। इस कास्केट को पास की एक बिल्डिंग में ले जाया गया। कास्केट को खोला गया। कास्केट को खोलकर अब जोना की बॉडी को बाहर निकाला गया। इसकी जो बॉडी थी, हालांकि 1 महीना हो चुका था, लेकिन फिर भी काफी प्रिजर्व थी, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा ठंड के दिन चल रहे थे और ग्राउंड भी बहुत ज्यादा ठंडा था। जोना की लाश अभी तक खराब नहीं हुई थी। अब इसकी लाश को बाहर निकाला गया, उसको एक टेबल पर रखा गया। उसके बाद वहां से हर किसी को बाहर भेज दिया गया। सिर्फ वहां पर डॉक्टर और प्रोसिक्यूटर ही प्रेजेंट थे। अब डॉक्टर और प्रोसिक्यूटर दोनों ने जोना की बॉडी को एग्जामिन करना शुरू कर दिया। केवल 30 सेकेंड्स में ही ये लोग समझ गए थे कि जोना की जो मौत थी वो नेचुरल नहीं थी और ये एक मर्डर था। इन्होंने जोना की बॉडी को वहीं से इंस्पेक्ट किया था जहां से उनको मैरी ने कहा था। अब प्रोसिक्यूटर और डॉक्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये दोनों समझ गए थे कि जोना की मौत एक हत्या थी, लेकिन इनको अब यह भी यकीन हो गया था कि जो मैरी ने कहानी सुनाई थी वो वाकई में सच थी। लेकिन जो मैरी की कहानी थी, जो उसने आकर प्रोसिक्यूटर को सुनाई थी और बाद में उसने डॉक्टर को सुनाई थी, वो बहुत ही वाइल्ड स्टोरी थी। वो अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी स्टोरी थी और उस पर विश्वास करना बहुत ज्यादा कठिन था। जिस दिन जोना का फ्यूनरल हुआ था उस दिन मैरी को अपनी बेटी की मौत का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन उसके अंदर इरेस्मस को लेकर इतनी ज्यादा नफरत थी कि वो दुख उस दिन दिखाई नहीं दे रहा था। इरेस्मस हमेशा से ही उनको बहुत ज्यादा खराब आदमी लगता था और आज वो मजबूर थी अपनी बेटी की मौत पर उसे इस तरह से रोते हुए देखने के लिए। उनको पता था कि इरेस्मस कुछ खास दुखी नहीं होगा। वो जिस तरह का व्यक्ति था, वो सारी चीज उनको ड्रामा लग रही थी। और जैसे ही उनकी बेटी का फ्यूनरल पूरा हुआ था, वो गुस्से में वहां से चली गई थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उन्हें अपनी बेटी की मौत का दुख नहीं था। उन्हें अब यह जानना था कि असल में उनकी बेटी की मौत हुई कैसे। उन्हें इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनकी बेटी की ऐसी मौत हो गई होगी। वो सारा सच जानना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई भी जरिया नहीं था सच जानने का। मैरी को एक बार पता थी कि सिर्फ एक व्यक्ति ही इस सारी कहानी को ठीक से एक्सप्लेन कर सकता है, और वो व्यक्ति उनकी खुद की बेटी जोना है, जो उन्हें सच्चाई बता सकती है। अब उनकी बेटी तो मर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी सारी की सारी एनर्जी इसी दिशा में लगा दी, ये सोचने में कि किस तरह से मैं पता लगाऊं कि मेरी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या था। उनको बस अपनी बेटी से किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना था और उससे ही सच्चाई का पता लगाना था। जैसे ही फ्यूनरल खत्म हुआ था, ये सीधे अपने बेडरूम में पहुंची थी, घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई थी और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी, अपने लिए नहीं, पीस के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी की आत्मा को बुलाने के लिए। वो चाहती थी कि उनकी बेटी का घोस्ट या उसकी आत्मा उसके सामने आए, उन्हें बताए कि उसके साथ क्या गलत हुआ था, और वो बस सारी सच्चाई जानना चाहती थी। ये सब कुछ अगले 1 महीने तक चलता रहा। मैरी जेन एक तरह से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी इस आइडिया के साथ। उनको पूरा यकीन था कि वो अपनी बेटी के घोस्ट को अपने पास बुला पाएंगी। इस समय वो बहुत ज्यादा क्रेजी बिहेव कर रही थी, पूरे टाइम प्रार्थना करती रहती थी, बस उन साइंस का इंतजार करती रहती थी जो उनकी बेटी का घोस्ट शायद उनको देगा। पूरी पूरी रात वो जगी रहती थी, चारों ओर देखती रहती थी। उनको उम्मीद थी कि किसी भी क्षण उनकी बेटी का घोस्ट उनके सामने अपीयर हो जाएगा। जब भी वो बाहर जाती थी किसी भी जरूरी कारण से, वो पूरे टाइम प्रार्थना बुदबुदाती रहती थी और बस वो इधर उधर इसलिए देखती थी कि उनको ऐसा लगता था कि शायद कहीं बाहर भी उनको अपनी बेटी का घोस्ट दिख सकता है। और फाइनली मिडिल ऑफ फरवरी में एक रात, जबकि मैरी जेन्स अभी भी बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रही थी, अपनी बेटी के घोस्ट को बुलाने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक उनके कमरे के बीचों बीच एक लाइट जैसी अपीयर हुई।
जो मोमबत्ती की रोशनी थी वो उसके सामने एकदम धुंधली पड़ गई और जो कमरा था वो बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होने लगा। अब जो मैरी जेन थी वो लगातार इस लाइट को घूरे जा रही थी। उनको लगने लगा था कि शायद वाकई में उनकी बेटी की आत्मा उनके सामने अपीयर होने लगी है। लेकिन जल्दी ही जो रूम टेम्परेचर था वो सामान्य हो गया, ये जो लाइट थी वो डिसअपियर हो गई। लेकिन जो मैरी थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उनको ऐसा लगने लगा कि शायद उनकी प्रार्थनाएं अब काम कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बेटी के घोस्ट ने उनको एक साइन दिया था और अब उनको पूरा यकीन था कि जल्दी ही उनकी बेटी की आत्मा उनसे कांटेक्ट करेगी। अब मैरी जेन ने अपनी प्रार्थनाएं डबल कर दी थी। वो पूरे टाइम प्रेयर्स में ही बिजी रहती थी और उनको पता था कि जल्दी ही उनकी बेटी उनके सामने अपीयर होगी। फिर अगले 2 दिनों में 2 बार ऐसे मौके आए जबकि ये ब्राइट लाइट फिर से अपीयर हुई, लेकिन जल्दी ही डिसअपियर हो जाती थी। लेकिन मैरी जेन को काफी तसल्ली थी कि कुछ ना कुछ हो रहा है, मेरी जो प्रेयर्स हैं वो वर्क कर रही हैं और जल्दी ही मेरी बेटी की आत्मा मेरे सामने होगी। फाइनली चौथी रात, जबकि पहली बार इसकी बेटी की आत्मा उसके सामने आई थी, उससे चौथी रात मैरी जेन अपनी प्रार्थनाओं में बिजी थी। तभी अचानक उनके रूम के बीचों बीच वही लाइट अपीयर हो गई और रूम एक बार फिर से ठंडा होना शुरू हो गया। लेकिन काफी देर तक इस बार ये जो लाइट थी वो डिसअपियर नहीं हुई थी। अब मैरी जेन को इस लाइट के बीच में अपनी बेटी जोना दिखाई देने लगी थी। मैरी जेन अपनी बेटी को एकटक देखे जा रही थी। इनकी बेटी ने पूरे के पूरे काले कपड़े पहने हुए थे। उसकी स्किन बहुत जरा पीली नजर आ रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। उसके जो बाल थे वो सीधा उसके कंधों पर पड़े हुए थे और वो अपनी मां को घूरे जा रही थी। अब जो मैरी जेन थी, हालांकि वो 1 महीने से अपनी बेटी के घोस्ट का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसने अपनी बेटी के घोस्ट को अपने सामने देखा तो वो बहुत बुरी तरीके से घबरा गई। वो अपनी बेटी के घोस्ट को देखकर खड़ी हो गई और अब एक एक कदम करके पीछे हटने लगी। लेकिन जो उसकी बेटी की आत्मा थी वो सीधा मैरी जेन की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब मैरी जेन के पीछे वॉल थी, वो सीधा वॉल से जाकर टिक गई और अपनी बेटी को देखती रही। अब मैरी जेन अपने आप से कहने लगी कि मुझे स्ट्रांग होना होगा, मुझे इसके घोस्ट से बात करनी है, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। अगर मैं ऐसे ही डरती रहूंगी तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। अब किसी तरीके से उन्होंने अपने डर पर काबू पाया। उन्होंने सीधा अपनी बेटी की आत्मा से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारी मौत कैसे हुई। जैसे ये क्वेश्चन मैरी ने पूछा, जो जोना इनकी तरफ बढ़ रही थी यानी कि जोना की आत्मा, वो वहीं पर रुक गई। इसके बाद जोना की आत्मा ने अपना मुंह खोला। ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से बहुत सारी धूल मिट्टी बाहर गिर रही है। उसके बाद वो एक बहुत ही धीमी आवाज में, टूटी फूटी आवाज में बात करने लगी। उसने अपनी माँ को बताना शुरू किया कि जो इरेस्मस है वो कम्युनिटी के सामने तो एक बहुत ही अच्छा इंसान दिखाई देता है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो एक मॉन्स्टर है। वो हमेशा जोना को मारता रहता था, उसको डांटता रहता था और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। अगर वो छोटी मोटी गलती भी कर देती थी तो उसको बुरी तरीके से पीटता था। 22 जनवरी की नाइट, यानी कि जिसके अगले दिन जोना की लाश सीढ़ियों के नीचे मिली थी हेल्पर को, उससे एक रात पहले इरेस्मस ने जोना से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा किया था उसके बनाए हुए डिनर को लेकर। वो चाहता था कि वो मीट बनाए, लेकिन उसने कुछ और बना दिया था। इसके लिए वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। जोना ने उसको समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की। उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे लिए मीट बना देती हूँ, लेकिन इरेस्मस उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वहां से यानी कि खाने की मेज से खड़ा हुआ। उसने जोना को गर्दन से पकड़ लिया। गर्दन से पकड़कर उसने उसको जमीन से ऊपर उठा दिया और जिस समय जोना का घोस्ट ये सारी बातें मैरी को बता रहा था तो जोना के घोस्ट की आंखों में भी बहुत ज्यादा डर नजर आने लगा। उसका घोस्ट, उसकी आत्मा ये बात कहते कहते रुक गई। उसको ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो उस मोमेंट को एक बार फिर से जी रही है। अब जो जोना का घोस्ट था उसकी आंखों में तो बहुत ज्यादा डर था ही, वो चुप तो हो ही गई थी, लेकिन अचानक से उसने अपना मुंह खोला। उसके मुंह से कोई भी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी भी कोई उसका गला दबा रहा है। उसके बाद उसकी जो आत्मा थी वो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी, शायद उतनी जितना उसको इरेस्मस ने हत्या के समय उठाया होगा। अब जोना का घोस्ट बहुत ठंडी सांसें लेने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो जो रूम का सारा सामान है उनको अपने अंदर सक करना चाहता है। बहुत ज्यादा लाउड क्रैकिंग की आवाजें अब जोना के घोस्ट के आसपास सुनाई देने लगी, जैसे कि उसकी गर्दन टूट रही हो। तभी अचानक एक जोर की आवाज हुई और जो घोस्ट की गर्दन थी वो 180 डिग्रीज घूम गई, यानी कि पूरी तरह से पीछे घूम गई। लेकिन जो घोस्ट की बॉडी थी वो अभी भी मैरी जेन की तरफ थी।
जब ये सब कुछ हो रहा था, मैरी जेन वहीं पर बैठ गई थी। वो पूरी तरह से सदमे में थी और बस अपनी बेटी के घोस्ट को घूरे जा रही थी। तभी अचानक उसका जो घोस्ट था वो धीरे धीरे जमीन पर उतरा। अभी भी जो घोस्ट की बॉडी थी वो मैरी जेन की तरफ थी, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। इसके बाद जोना की आत्मा पलटी, यानी कि उसका जो चेहरा था अब वो मैरी जेन की तरफ था और वो सीधा कमरे से बाहर की तरफ जाने लगी। अब मैरी जेन ने ये नोटिस किया कि उनकी बेटी जोना उनकी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। जाने से ठीक पहले जोना की आत्मा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुमने देखा कि मेरे पति इरेस्मस ने मेरे साथ क्या किया था। और उसके बाद जोना की आत्मा वहां से वैनिश हो गई और उसके बाद रूम एक बार फिर से वार्म हो गया। अब मैरी जेन बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रही थी। वो वहां से उठी, अपने बेड पर जाकर बैठ गई और बहुत ज्यादा रोने लगी। और उसके बाद की कहानी आपको पता ही है। मैरी जेन सुबह उठकर तैयार हुई, सीधा प्रोसिक्यूटर के ऑफिस गई, उनको ये सारी कहानी सुनाई। और क्योंकि अब उन्होंने मर्डर किस तरह से हुआ था वो बता दिया था, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी प्रोसिक्यूटर को सच लग रही थी। उसने डॉक्टर को बुलाया, दोबारा से उसकी लाश को बाहर निकाला गया। और तब जब इन्होंने जोना की नेक की जांच की, उसकी गर्दन की जांच की, तब उन्हें साफ साफ उसकी गर्दन पर गहरे निशान मिल गए थे। वो साफ दिखाई दे रहे थे। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि डॉक्टर ने कभी भी जोना की गर्दन की जांच की ही नहीं थी, क्योंकि आपको याद ही होगा कि इरेस्मस एग्जामिनेशन के टाइम पर रूम में ही मौजूद था। वो जोना की गर्दन अपनी गोद में रखकर बैठा हुआ था, लगातार उसके बाल अपनी उंगलियों से ब्रश करता जा रहा था। शायद वो उसकी गर्दन को बालों से ढकने की कोशिश कर रहा था और उसमें वो कामयाब भी रहा। इसके अलावा फ्यूनरल के टाइम पर उसने अपनी वाइफ का फेवरेट स्कार्फ बोलकर एक स्कार्फ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिया था, ताकि अगर दफनाते हुए उसकी बॉडी हिले, उसके बाल हट जाएं, तब भी लोगों को गर्दन के निशान नजर ना आए। जब बाद में जोना की बॉडी को बाहर निकाला गया, वो स्कार्फ हटाकर देखा गया, तो उन्हें जोना की गर्दन से फिंगरप्रिंट्स और बाकी निशान मिल गए थे। उन्होंने ये भी देखा कि जोना का नेक पूरी तरह से डिसलोकेटेड था और उसके विंड पाइप को क्रश किया गया था। अब इरेस्मस को तुरंत ही मर्डर के अरेस्ट कर लिया गया। इरेस्मस का ट्रायल शुरू हुआ। मैरी जेन कोर्ट में आई, स्टैंड पर आई और वहां पर खड़े होकर उन्होंने अपनी बेटी के घोस्ट की कहानी सबके सामने सुनाई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के घोस्ट ने ये सारी चीजें बताई है कि किस तरह से इरेस्मस ने उसकी हत्या की थी। उनकी टेस्टमनी बहुत ज्यादा विश्वसनीय नजर आ रही थी। लोग उन पर विश्वास करने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उनकी जो भी कहानी थी वो फाइनली सच साबित हुई थी। जैसा उनकी बेटी ने तरीका बताया था कि उसको मारा गया था, उसको सेम ऐसे ही मारा गया था। फाइनली ज्यूरी ने इरेस्मस को गिल्टी पाया। हालांकि उसके इस मर्डर का कोई भी क्लियर मोटिव उनको समझ में नहीं आया। इरेस्मस को लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई गई, लेकिन जब वो जेल में था उसके केवल 3 सालों के बाद ही उसकी जेल में ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। उसको कोई मिस्टीरियस बीमारी हो गई थी। बाद में ये बात भी सामने आई कि इरेस्मस की जोना से पहले भी 2 शादियां हुई थी और ये दोनों ही शादियां उसने जोना से छुपा कर रखी हुई थी। उसकी पहली वाइफ ने उसको डिवोर्स दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा एब्यूजिव था, और उसकी जो दूसरी वाइफ थी उसका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था जब वो इरेस्मस को चिमनी ठीक करने में सहायता कर रही थी। जब ये दोनों चिमनी को ठीक कर रहे थे, तभी अचानक से एक लूज ब्रिक उसकी वाइफ के सिर पर गिर गई थी और वहां पर उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अब ये क्लियर पता चल रहा था लोगों को कि शायद इसने अपनी दूसरी वाइफ की भी हत्या की थी। आज भी जोना की कब्र उस कब्रिस्तान में मौजूद है जहां पर उसको उस समय दफनाया गया था। उसकी कब्र पर जो हेडस्टोन लिखा है उसमें लिखा हुआ है, ओनली नोन केस इन विच टेस्टिमनी फ्रॉम अ घोस्ट हेल्प्ड। यानी कि एकमात्र ऐसा नोन केस जिसमें एक आत्मा ने आकर गवाही दी। एक तरह से देखा जाए तो जोना ने अपने कत्ल के केस में गवाही ही दी थी अपनी मां के थ्रू। अगर वो अपनी मां के सामने अपीयर ना होती तो उसकी मौत के राज का किसी को भी पता नहीं चलता। हो सकता है कि उसका हस्बैंड एक बार फिर से शादी करता और एक बार फिर से शायद वो किसी और की हत्या करता। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये उसकी मां का ही दृढ़ निश्चय था जिसने अपनी बेटी की मौत के रहस्य को पूरी तरह से सुलझा दिया था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग सिर्फ इस चैनल पर आए हैं उनको मेरे दूसरे चैनल के बारे में पता नहीं है, तो मैं बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्विस्टेड कहानियां। और प्लीज आप वहां जाकर भी स्टोरीज को चेक कर सकते हैं। वहां अराउंड 300 स्टोरीज हैं जो मैंने अभी तक सुनाई हैं। उसमें हॉरर स्टोरीज भी हैं, क्राइम स्टोरीज भी हैं,
और कुछ नॉन क्राइम स्टोरीज भी हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप लोग धीरे धीरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपके प्रति थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।